इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट को एंड किया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अभी भी उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को एब्जॉर्ब करने जा रहा था और वहाँ पर उसके पास बार बार वैसे ही नोटिफिकेशन आ रही थी कि उसके पास एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। अब एमसी के पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट पॉइंट हो चुके थे। एमसी कहता है कि जब मैंने पहली बार उस स्पिरिट वुल्फ की बॉडी को ऑब्जर्व किया था तब मुझे स्पिरिट डैश नाम की स्किल मिली थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब भी किसी भी मॉन्स्टर को ऑब्जर्व किया मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और ऐसे के साथ साथ जब भी मैं किसी भी मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसके एट्रीब्यूट पॉइंट कम होते जा रहे हैं और उसका रिवॉर्ड बहुत ही कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एक सेम स्पीशीज़ के मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करूँगा तो उसके रिवॉर्ड भी कम ही मिलेगा। इसके लिए शायद मुझे दूसरे मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो इसका सिस्टम भी कहता है कि हाँ, आपको यही करने की ज़रूरत है, इसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। एमसी कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर एमसी अपने सिस्टम पैनल को खोलता है जहाँ पर उसके स्टेटस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उसके पास 111 एट्रीब्यूट पॉइंट थे। एमसी सोचता है कि ये बिल्कुल बेकार है, आखिर मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, अब इस समय में अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर एमसी सोचता है कि एट्रीब्यूट पॉइंट तो मैं और भी ले सकता हूँ फ्यूचर में। इसका मतलब ये है कि मुझे इन सभी को इक्वली सब में बांट देना चाहिए। और इसके बाद एमसी उन सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को इक्वली सब में बांट देता है और हम देखते हैं कि अब उसके सभी कुछ 20% हो चुके थे। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, विल सब कुछ 20 हो चुका था। और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उन बंदों को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार चुके थे। और वो पीछे से एक बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है, अब ये 2 ही बचे हैं, अब इसके बाद हम आगे जा सकते हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि अच्छा, ये काफ़ी अच्छा है कि अब ये 2 ही रहे हैं, अब ठीक रहेगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो एक बंदा उनसे पूछता है कि क्या तुमने सच कहा कि उस बंदे ने एक स्कैवेजिंग की स्किल को अनलॉक किया है? ये तो काफ़ी रेयर जॉब है, मैंने इससे पहले इस जॉब के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही मैंने द ग्रेट जॉब टैबलेट पर इसे देखा है। फिर एक दूसरा बंदा कहता है कि ये तो कोई आम सी बात है, ये कोई बेकार सी जॉब है जो कि उस टैबलेट के लायक ही नहीं होगी, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। जिस पर वो उनका लीडर कहता है कि हाँ, वो उसका मैक्सिमम लेवल भी एक फर्स्ट लेवल ही होगा और ज़्यादातर वो एक एफ रैंक बंदा होगा, यानी कि वो एक आम आदमी से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। तुम ऐसा कह सकते हो कि उन एक आम आदमी और उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे जाते हुए कहते हैं कि चलो इसे छोड़ते हैं और हम आगे चलते हैं जहाँ पर हमें आगे नए मॉन्स्टर मिल सकते हैं। और वो थोड़ी देर चलने के बाद वो बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था, जिन पर उसका लीडर कहता है कि हम हमारे मिशन के टारगेट पर पहुँच चुके हैं। ये है फैल्कन हंटिंग टीम का कैप्टन और ये उसके अवशेष हैं। जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर एक माउंट कैसे हो सकता है, और गाइस मेरे माउंट का मतलब पता नहीं यहाँ पर क्या दिखाया गया है। और हम आगे देखते हैं कि वो बंदे कहते हैं कि एक 5वें फ्लोर पर ये कैसे हो सकता है ये माउंट। फिर एक बंदा उस बॉडी के पास जाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसे अभी इसके गेट को खुले हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और लेकिन ये बॉडी फिर भी ड्राई हो चुकी है। आखिर क्या ये किसी मैजिक की वजह से हुआ है? उनकी टीम में से वो लड़की कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमें बाहर सिर्फ लो लेवल्स के वुल्फ ही देखने को मिले हैं जिन्हें हमने बहुत ही आसानी से मार दिया, और फैल्कन हंटिंग टीम एक B+ रैंक की टीम थी, आखिर वो यहाँ पर कैसे मर सकती हैं? क्या ये काफ़ी अजीब नई बात है? तभी उनके एक टीम का एक मेंबर एक तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है कि शायद वो वुल्फ मॉन्स्टर यहाँ पर अकेले नहीं थे जिनकी वजह से ये टीम यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब से मॉन्स्टर थे जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहे थे। और वो लड़की भी कहती है कि मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीफाइड वुल्फ मॉन्स्टर ही होंगे, लेकिन ये क्या है। और तभी हमारा सीन उस शहर के न्यूज़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि शिनफैंग सिटी में एक इमरजेंसी हो चुकी है। वहाँ पर मॉल में खुले एक B रैंक के गेट के अंदर म्यूटेशन देखी जा रही है जो कि बी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ पर बंदों के लापता होने की संख्या 217 बताई जा रही है। और यहाँ तक कि हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक गेट बन चुका है। उनकी टीम में से एक बंदा कहता है कि जल्दी से वापस आओ और यहाँ पर घेरा बनाकर खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सभी कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हमारे साथ अभी हम बचकर निकल पाएंगे कि नहीं हमें ये भी नहीं पता चल रहा। हम देखते हैं कि वो सभी उनसे फ़ाइट करने के लिए लग जाते हैं, जिनमें से उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि उन सब की बॉडी हमें क्यों नहीं मिली बाहर, मुझे क्या पता था कि उन सभी को एक ही जगह पर मारकर इकट्ठा कर रखा है और वो एक ही जगह पर हमें मिलेंगे। जिनमें से वो दूसरा बंदा कहता है कि वो बाहर नॉर्मल लो रैंक के बंदे
यानी कि बहुत सारी मॉन्स्टर्स वहाँ पर सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए हैं, जिनसे लोग ये समझे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से मारने वाले मॉन्स्टर्स हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये सभी हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी उनके पीछे से काफ़ी ज़ोर से हलचल होती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि तो इस डंजन का यानी इस गेट का असली मास्टर यानी कि असली बॉस ये है द मैन ईटिंग प्लांट। लगभग ये एक ए रैंक के बराबर है। तभी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से आगे देखो, वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर से उनके एट्रीब्यूट पॉइंट को ले रहा था और उन्हें अपनी एबिलिटी के ज़रिए एब्जॉर्ब कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपने स्क्रैवेजिंग का एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है और उसकी अचीवमेंट अनलॉक हो रही है। ये एमसी सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि वाह, ये एक अचीवमेंट अनलॉक हो रही है। एमसी कहता है कि मैं अपने फर्स्ट रिवॉर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसके रिवॉर्ड्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि तभी उसे रिवॉर्ड में एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मिलती है जो कि परफेक्टली थी। इसे देखने के बाद एमसी का मुंह ही बन जाता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है कि आखिर ये क्या मिला है उसे। एमसी उसे देखने के बाद कहते हैं कि वाह क्या बात है, मुझे एक ऐसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मिली है जिसको चलाने के लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है। मुझे तो ये विश्वास नहीं आ रहा कि ऐसे लेवल पर मुझे ऐसे ज़्यादा बकवास रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तभी अचानक से एमसी को काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। और तभी उस पर एक अटैक होता है, लेकिन एमसी हमारा कैसे ना कैसे करके उससे बच जाता है और उस पर एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी तरीके से उन मूव को डॉज किया है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एमसी वहाँ से बचते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने उन एट्रीब्यूट पॉइंट को जोड़ दिया था, वरना मुझे तो लगा कि मैं यहीं पर मारा जाऊँगा। एमसी कहता है कि वैसे मुझे मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि मैंने जो एट्रीब्यूट पॉइंट किए ऐड किए थे ये उसी की वजह से है। एमसी सोच ही रहा था ऐसा कि उसकी स्ट्रेंथ अब काफ़ी अच्छे से बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। तभी उसकी तरफ एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आता है जिस पर एमसी उससे काफ़ी ज़्यादा बाल बाल बचता है, लेकिन अपने तरीके से यानी कि बैड हज तरीके से। एमजी कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी एजिलिटी नहीं बल्कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया था। इसके इतना कहने के बाद एमसी अपनी स्पिरिट डैश स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने पंच को उस मॉन्स्टर की ओर जोर से फेंकता है, जिससे वो पंच उसे लगने के बाद मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ख़त्म थी कि उसने उस पर एक स्ट्रेंथ चेक का एक अटैक किया है जिसकी वजह से उसका डैमेज 100% उस पर लगेगा। एमसी ये सोच ही रहा था कि मैंने अपने वेरियस यानी कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुकाम बड़ा हासिल कर लिया है और अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन तभी एमसी किसी चीज़ को देखकर घबरा जाता है कि वो मॉन्स्टर अचानक से खड़ा हो जाता है और उस पर लिखा आ रहा था कि उसने अपने लेवल को इन्हेंस कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी वीकनेस भी कम हो चुकी है। लेकिन उसकी वीकनेस उसे बताई जाती है कि उसकी वीकनेस है सिर्फ फायर और उसके नेक के पीछे का पार्ट, जिसके बाद वो उसे मार सकता है। एमसी ऐसा इतना सोचने के बाद कि अब उसे मारना ही होगा, उसकी तरफ भागता है और उसके तरफ उसके साथ जाकर फाइट करने लगता है। वो उसके पीछे से निकल कर उसके नेक के ऊपर एक अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए और कहता है कि यही उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, मुझे इस पर अच्छे से अटैक करना होगा। और वो उस पर अटैक करके उसकी नेक को वहाँ से काट देता है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी उसकी एक स्किल अनलॉक होती है कि पॉइजन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उसके हाथों पर लगा सारा पॉइजन या वहाँ से गायब हो जाता है। एमसी अभी तक खुशी था कि उसने पहली बार किसी मॉन्स्टर को बड़े आराम से मार दिया है। और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि आप उस मॉन्स्टर को रिसाइकल कर सकते हैं, तो क्या आप उसे रिसाइकल करना चाहेंगे? एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने आज बड़ी आसानी से उसे रिसाइकल कर लिया है और उसके सामने एक स्किल आती है जिस पर लिखा हुआ था कि टॉक्सिक एवोल्यूशन। इस स्किल की मदद से उसके ऊपर जितना भी पॉइजन होगा वो सारा उसका इफ़ेक्ट्स को उल्टा कर देगा और उसके लिए ये सब बेनिफिट की तरह होगा। फिर एमसी कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी स्किल है, इसकी वजह से मैं जितना भी पॉइजन खाऊंगा यानी जितना भी पॉइजन मेरे पर लगेगा वो सारा मेरे लिए बेनिफिट की तरह काम करेगा। फिर एमसी अपने इन्वेंट्री से पॉइजन निकालते हुए उसे कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस एक ड्रिंक है जिसे पीने के बाद आप मौत भी हो सकती है आपकी। लेकिन एमसी उस स्किल की ओर देखता है और उसे पी जाता है, जिसकी वजह से उसकी ये स्किल अनलॉक एक्टिवेट होती है। और एमसी कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसका क्या लाभ होगा, यानी कि क्या उसे बेनिफिट होने वाले हैं।
वो पॉइजन उसकी तरफ एक बेनिफिट की तरह काम करता है और उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसने इस पॉइजन को बफ की तरह यूज़ किया है और उसके सभी एट्रीब्यूट को थोड़ी देर के लिए डबल कर दिया गया है और वो सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा। एमसी कहता है कि ये तो काफ़ी बेहतरीन स्किल है, तो इसकी वजह से मैंने अपने पहले के 5 के अपने सारे 5 पॉइंट्स को वहाँ पर ऐड कर दिया था। एमसी उसे देखकर खुश हो ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स की आवाज़ें आने लगती हैं। एमसी पीछे मुड़ते हुए उनसे घबराता नहीं है और वो कहता है कि आखिर तुम सब आ चुके हो, और वो अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं वो पुराना ये क्वीन नहीं रहा हूँ और अब मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं ये क्वीन हूँ और मैं एक स्क्रैवेजिंग स्किल के साथ अब स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और इसका वो लास्ट चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसके बाद उसके ज़्यादा चैप्टर नहीं आए हैं और अभी भी ऑनगोइंग मानवा है। इसके लिए मैं एक नई मानवा को साथ के साथ शुरू कर रहा हूँ, वो भी एक बिल्कुल नई मानवा है जो कि शायद था, मेरे हिसाब से मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, लेकिन उसका कुछ स्नो किंग नाम का था। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। लेकिन मैं उससे पहले उसका इसी का एक चैप्टर और पढ़ा है, उसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा।